रात 4 बजे गवर्नर किसके पास गए, लेकिन अगले दिन दोपहर को क्या हुआ, एक अहम खबर देने वाला हूं। बहरिया टाउन कराची में सन्नाटा.com क्यों और उसके आगे क्या होने वाला है, एक बहुत बड़े केस की तफसीलात सामने आने वाली है। कराची की असल आबादी पर फिर झगड़ा, लेकिन क्यों। कराची में हाई अलर्ट का वार्निंग और आज होने वाला एक बार फिर धमाका क्या बता रहा है। 50 करोड़ रुपए किसके लिए लगे, एक अहम रिपोर्ट। 80 लाख का मामला कहां पहुंचा, और वो जो मैंने कहा था कि तीसरा भाई कौन है फारूक सत्तार का, उस पर आज मैं एक बड़ी अहम खबर ब्रेक कर देता हूं। आज के प्रोग्राम में हर बार की तरह बहुत अहम और बहुत अहम खबरें आपके सामने रखने वाला हूं, इसलिए जरूरत इस बात की है कि प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, किसी लम्हे के लिए भी छोड़िएगा मत, क्योंकि वो खबर हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती हो। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हम बहुत करीब हैं, लाख होने वाले हैं। इसलिए जो लोग छुप कर देख रहे हैं, छुपिए मत, क्योंकि हमारी नजर आप तक है, हमारी नजर से कोई खबर नहीं बची हुई। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। किसी ने कल ये खबर नहीं चलाई थी और मैंने ही ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आपको दी थी, और मैंने आपको कहा था कि ये मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, और मामला था खास तौर पे शिया जायरीन का। और मैंने ये बताया था आपको कि अंचोली, नुमाइश, मलीर में इस हवाले से बसेस खड़ी हुई हैं और तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, हाई अलर्ट है और इन बसेस को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब यहां पर कल मैंने आपको बताया था कि गवर्नर सिंध की एंट्री हुई है, और गवर्नर सिंध ने इस मामले में राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब, जो कि MWM मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उनसे गुफ्तगू की थी, और उसके बाद उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि वो वफाक में बात करेंगे। रात गए, वहां पर गवर्नर हाउस में अलग प्रोग्राम चल रहा था और इनकी गुजारिशात ये बाराब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे वजीर दाखिला से भी। वजीर दाखिला कौन से? वजीर दाखिला से, वजीर दाखिला से यानी कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से। और मोहसिन नकवी साहब का भी इस हवाले से कोई इतना उनको चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, और ये जो जायरीन का मामला था ये हल नहीं हो पा रहा था। रात 1 बजे के बाद तमाम के फोन साइलेंट हो गए थे, गवर्नर साहब के राब्ते की कोशिशें हो रही थी, लेकिन कोई मंतकी नतीजा नहीं पहुंच पा रहा था। 3 बड़े मुतालबात थे। सबसे पहला मुतालबा क्या था? सबसे बड़ा मुतालबा और सबसे पहला मुतालबा यह था कि जो लोग तुलबा ईरान की बॉर्डर पर मौजूद हैं, 80 के करीब बसेस वहां पर मौजूद हैं, इनके मसले को हल किया जाए, यहां से लोगों का मुतबादिल रास्ते का कोई इंतजाम किया जाए, ये मामलात इनके हल होते। रात को 3:30 बजे के करीब गवर्नर साहब दोबारा MWM के दफ्तर पहुंचते हैं, और आजकल क्योंकि अनीस कायम खानी साहब उनको असिस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ वो पहुंच रहे हैं। फारूक सत्तार साहब का मेरी इत्तला थी कि शायद नेशनल असेंबली का इजलास है तो वो वहां पर जा रहे हैं। तो अब बहरहाल ये लोग वहां गए और उन्होंने इनको यकीन दहानी करवाई कि आज दोपहर तक ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन दोपहर तक मामला हल होता हुआ इसलिए नजर नहीं आ रहा था कि जाहिर है गवर्नर साहब अगर सुबह के वक्त सोएंगे तो फिर उठेंगे कब, और फिर उठने के बाद ये मामलात और राब्तों का सिलसिला किस तरीके से होगा। आज नेशनल असेंबली के अंदर भी इस हवाले से काफी बातें हुई, लेकिन कल रात को जो गवर्नर साहब ने सुबह 4 बजे के करीब वहां गुफ्तगू की थी, थोड़ी सी सुनिए, थोड़ी सी, सिर्फ 30 सेकंड की, ताकि फिर मैं आपको आगे की तफसीलात बताने वाला हूं कि उसके बाद क्या हुआ और मामला कहां पर पहुंचा, किसने फोन नहीं उठाया, क्या मामला हुआ, सारी तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूं। मैंने और अनीस कायम खानी भाई ने अपनी एक दरख्वास्त उनके सामने रखी, उस पर मैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास भाई और MWM की क़यादत, उनके लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि फ़िलहाल उन्होंने जाना मौखर किया है, फ़िलहाल जाना मौखर किया है, और उसके दरमियान में मैं अभी सुबह जो बातें मैंने इनसे यहाँ की हैं उस पर अमल दरामद शुरू कर दूंगा, और दोपहर में इंशाअल्लाह ताला
हमारी दोबारा एक नशिस्त होगी जिसमें मामलात को रखकर उन्हें हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपने सुना। अब इसके बाद हुआ यह कि अगले दिन ये कौमी असम्बली का इजलास जारी था। वहां पर भी शाजिया मरी हो या दीगर लोगों, उन्होंने इस बारे में खिताब किया कि जनाब ज़ायरीन का मामला हल किया जाए। लेकिन ताहाल मेरी इत्तलात है कि इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ है और अभी तक ये मार्च ख़त्म करने की बात नहीं हुई है। तो क्या MWM वाकई में मार्च के लिए निकलेगी या नहीं निकलेगी? उस मामले में फिर एकदम से एंट्री होती है आफाक अहमद साहब की भी। आफाक अहमद साहब की भी इत्तलात मेरे पास ही हैं कि मुमकिना तौर पर हो सकता है कि कल रात को उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ज़ायरीन का मसला हल किया जाए और उसके बाद मुतवक्के है ये, बल्कि ये लग रहा है कि शायद आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद हो सकता है कि वो वहां पर जाए भी जहां पर ये लोग MWM के लोग मौजूद हैं। अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन ये भी एक इत्तलात आ रही है। मगर इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर यह हुई है कि सिंध के कई कौम परस्त रहनुमाओं ने अजरक के मामले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक साजिश करार दे दिया गया। जी हां, उनका कहना यह है कि जिन लोगों की सियासत खत्म हो गई है वो दर हकीकत अजरक के नाम पर अपनी सियासत करना चाह रहे हैं और बेनजीर भुट्टो साहिबा से लेकर उस वक्त से लेकर ये जानबूझ के सिंधी कार्ड खेला जा रहा है। ये बात किसी और ने नहीं कही बल्कि जैन शाह ने कही है। क्या कहा है जैन शाह ने, आपके सामने रख रहा हूं, जरा गौर से सुनिए और उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी 1988 खां वठी बेनज़ीर अल्ताफ उन वक़्तां दी ड्रामा थींदा तो इहो नफ़रत करे चवंदा आहिनि हिक ॿिए खे मोचड़ाइणो, तव्हांजा हिकिड़ा थियनि हिकिड़ा असांजा थियनि। सो ही कुझु वरी नंबर प्लेट पीली ही तॾहिं बसी हलियासीं पे, अची हुई तॾहिं भलियासीं पे, अजरक ते भलंदासीं पिया। सिंबॉलिक ॻाल्हियूं आहिनि। बाक़ी फीयूं वठणु कावड़ छा था, उहो त नफ़रत अंगेज़ जेके कनि पिया उन्हनि त पंहिंजी ध्यानु पिया छिकाइनि, सियासत मां आउट थियल आहिनि उहे पिया कनि। पर इहा फी जेका रखी अथनि इहा ख़त्म करे छॾी न, प्लेटूं माण्हुनि खे ॾेई छॾी न, त बसि ॻाल्हि ई ख़त्म। जैन शाह साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये जो सियासत है जिनकी, ये खास तौर पे अजरक पीली हो या कोई भी हो, सॉरी अजरक नहीं बल्कि नंबर प्लेट कोई सी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दर हकीकत उसके नाम पर सियासत की जा रही है और महाजिर सिंधी को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है और इसमें वो खास तौर पर तनकीद करते हैं मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर। जैन शाह ज़ाहिर साईं GM सैयद के हवाले से एक बड़ा नाम रखते हैं और एक बड़ी चीज़ रखते हैं। तो अब ये मामला जो सिंध कौम परस्त जमातें हैं वो इस तरफ रख रही है, लेकिन कुछ और जमातें हैं कि जो इसको और मामलात की तरफ लेकर जा रही हैं। अब ये सारी सूरत हाल सामने आ रही है और ख़ास तौर पे जो बड़ी अहम बात कही है जैन शाह ने वो आपके सामने मौजूद है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और एक बड़े अहम मामले की तरफ चलते हैं। अब हुआ यह है कि आज आपको याद होगा कि जाफर एक्सप्रेस का एक बड़ा मसला हुआ था कि जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने न सिर्फ अगवा कर लिया था बल्कि उसमें से कई लोगों को शहीद भी कर दिया था। यह वाकया पूरी दुनिया के दरमियान सामने आया था और पाकिस्तान की तरफ से यह इल्ज़ाम आयद हुआ था कि इसमें जो दहशतगर्द हैं वो दर हकीकत हिंदुस्तान से यानी कि इंडिया की तरफ से फंडेड हैं। मगर आज सिब्बी से जाते हुए सिब्बी के पास खास तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर अटैक हुआ है और उसके वहां पर बम धमाका हुआ है। उसके बाद से लेकर अब सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो गई है कराची में और ख़ास तौर पर एक अलर्ट मैसेज चल रहा है जिसमें ये बात कही जा रही है कि दहशतगर्द 14 अगस्त से पहले पहले पाकिस्तान को के बड़े शहर यानी कि कराची को कहीं पर नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनकी कुछ लोग इनके दहशतगर्द कराची में आए हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर छुपे हुए हैं और मुख्तलिफ इदारे सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रही है कि उन तक पहुंचा जा सके और हमले को नाकाम बनाया जा सके। इस हवाले से मुतादिद इत्तलात आ रही हैं और ख़ास तौर पर चंद अहम मकामात की तरफ इशारा हो रहा है कि वहाँ पर ये उनके हमलों की तैयारियां हैं और अलर्ट्स जारी हो रहे हैं मुख्तलिफ। मेरे पास भी कुछ अलर्ट्स इस हवाले से आए, मुझे भी इत्तलात मिली है कि कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है। अब देखना ही है कि कब इस हमले को नाकाम करने के लिए क्या कोशिशें तेज़ हो सकती हैं और क्या मामला हो सकते हैं। एक हाई अलर्ट उसमें जारी किया गया है। एक और मामले की तरफ आते हैं और बड़ी खबरों की तरफ दे रहा हूँ और बड़ी खबर आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ और बड़ी खबरों में से यह है कि कराची का बहरिया टाउन सुनसान हो चुका है। जो लोग वहाँ पर इस वक्त आबादकारियों के मंसूबे बना रहे थे वो साहब के सब
सब नाकाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मगर मेरे पास इस हवाले से एक बड़ी ही तहलका अंगेज खबर आई है और तहलका अंगेज खबर मैं आपको देने वाला हूं। इस खबर को जरा सा संभालिएगा, सोचिएगा और कीजिएगा। अभी तक जो बहरिया टाउन और मौजूदा मुक़्तदरा हुकूमतें, मुक़्तदरा हुकूमतों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, मुक़्तदरा हुकूमत, आप खुद समझ सकते हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, उनके दरमियान मामला ज़्यादा गंभीर से गंभीर हो सके। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की तरफ से दी गई धमकी के बाद अब इत्तलात ये सामने आई है कि मलिक रियाज की एक कंपनी जिसका नाम गैलेक्सी है, उसकी बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है और अब मलिक रियाज और उसकी फैमिली के खिलाफ बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एक और इत्तलात मौसूल हो रही है कि मलिक रियाज के भाई ने पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश की थी और उसमें बाकायदा FIA के लोग शामिल थे। इनका नाम बाहर ना जाने वालों की लिस्ट में शामिल था, लेकिन बाकायदा FIA के चंद अफसरान इन्हें अंदर तक लेकर गए और मेन जब जहाज उड़ने वाला था उससे पहले वेटिंग एरिया के अंदर बैठे हुए थे, वहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे जराए से ये इत्तलात आ रही है और उसमें एक और अहम पहलू भी मेरे सामने आया है और बड़ी अहम मालूमात मेरे सामने ये आई है कि मलिक रियाज, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया भर के अंदर सबसे बड़ा जुर्म तस्वुर किया जा रहा है, उसके बाद मलिक रियाज के मुतालिक ये इत्तलात आ रही हैं हमारे पास कि मलिक रियाज की जो सारी सूरत है, मलिक रियाज के पास 2 मुल्कों की नेशनलिटी थी। एक उनके पास माल्टा की नेशनलिटी थी और एक पाकिस्तान की नेशनलिटी थी। अब माल्टा की नेशनलिटी इत्तलात आ रही है कि उनके पास ख़त्म हो गई है और मलिक रियाज कहीं और इन्वेस्ट कर कर एक और नेशनलिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां से उन्हें गिरफ्तार ना किया जा सके, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वो जुर्म है कि जिसकी बुनियाद पर किसी भी मुल्क से उन्हें तलब किया जा सकता है, खासतौर पर दुबई से भी, UAE से भी उन्हें मांगा जा सकता है। अब मलिक रियाज किसी ऐसे मुल्क पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग को इस तरीके से जुर्म ना समझा जाए और वहां से उन्हें उठाकर पाकिस्तान वापस ना भेजा जा सके। इस हवाले से जो मोतबर जरा है वो इत्तला दे रहे हैं कि इस वक्त लातीनी अमेरिका के चंद ममालिक में ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वहां पर किसी तरीके से वहां पर उनका डाकखाना लग जाए और ये सारे मामलात हो जाए। मलिक रियाज के लिए आइंदा दिनों के अंदर मामलात इंतहाई और ज़्यादा गंभीर होने वाले हैं। मलिक रियाज जो हर जगह पर पहिए लगाने के लिए मशहूर थे, लगता है कि अब उनके पैरों के नीचे पहिए लगने वाले हैं। मगर आपको मालूम है कि चैनल से लेकर बड़े बड़े मालकान से लेकर उनके साथ किस तरीके से कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी गुजारते हैं, मतलब उनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं और किस तरीके से उनके साथ डील्स करते हैं, किस तरीके से उनसे अरबों रुपए का मुनाफा कमाएं, ये एक अलग बात है। अभी मेरे पास एक ताज़ा इत्तलात ये आई है कि मलिक रियाज ने पाकिस्तान में अपने चंद पुराने मीडिया के बड़े मालकान के साथ राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया नहीं थी। तो मलिक रियाज ने कहा, यार तुसी उनसे इतने बड़े बड़े फ़ायदे इससे लिए, मतलब मेरी तो इतनी पंजाबी अच्छी नहीं है लेकिन चाहिए, तो इतने अच्छे फ़ायदे लिए और अब ये वो कहा। तो वक्त की बात होती है, वक्त का खेल होता है, यहाँ तो वक्त बदलता है तो ज़ाहिर है कुछ भी किसी वक्त भी सूरत हाल तब्दील हो जाती है। अगली खबर की तरफ आता हूँ। आपको मालूम है सिंध हुकूमत के कारनामे कितने बड़े, इतने बड़े कारनामे हैं कि मत पूछिए। मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रख रहा हूं और वो रिपोर्ट ये है कि टंडो मोहम्मद खान में एक मशीन है, सही है। अब वो मशीन कितने की आई होगी, क्या कोई ज़राअत की मशीनें समझते हैं ना, ज़राई मशीनें क्या हो सकती हैं, क्या मशीनरीज हो सकती हैं। आपको मालूम है सिर्फ 1 साल में उस मशीन की रिपेयरिंग के लिए कितने पैसे खर्च हुए होंगे, कितने खर्च हुए होंगे? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, मतलब 10 लाख किसी मशीन को रिपेयर करने के लिए जो कि कहीं पर लगी हुई हो, सही, उसको रिपेयर करने के लिए। मेरे भाई 80 लाख रुपए 1 साल में सिर्फ इस मशीन की मरम्मत पे खर्च हो गए। जब ऑडिटर जनरल ने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि ये मशीनों पे आपने इतना खर्च कर लिया, कहाँ खर्च किए, कैसे खर्च किए, कुछ कागज़ वागज़ कुछ चीज़ें तो दें। आपको मालूम है 2 साल हो गए, 2 साल हो गए और हुकूमत और ऑडिटर जनरल से लेकर सब लोग उनसे ये चीज़ें मांग रहे हैं कि आप बताइए तो सही, आपने 80 लाख रुपए एक मशीन पे खर्च किए, उसकी मेंटेनेंस पर कैसे खर्च किए। ये मैं आपको सामने डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, छुपा नहीं रहा आपसे। आप यकीन मानिए उनके पास है ही नहीं 80 लाख रुपए का एक मशीन की मरम्मत पे। अब ज़ाहिर अरबों रुपए, ये कुछ लोग मैं बार बार कह रहा हूं, ये हब केनाल पर ये एहसान जता रहे हमारे पास कि 22 साल में आपने इतना पानी हमें दे रहे, और भाई वो सिर्फ कैनाल का ही पानी दूसरी जगह डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। कोई बड़ा पानी आपके पास कराची में नहीं आ रहा कि कराची में पानी के मसाइल तमाम के तमाम हल हो जाएंगे, सिर्फ दावे। कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लीजिए आप, वो कह रहे हैं कि जनाब कराची शहर में 15,000 बसों की जरूरत है और सिंध हुकूमत ने सिर्फ 500 बसें चलाई। ओ भाई 500 भी नहीं चल रही है, कुल इन बसों की तादाद 250 है। 250 तो कबाड़ में पड़ी हुई है, जाके जरा चेक कर लीजिए। अगर आपको यकीन ना है तो आप जाके चेक कर लीजिए।
करोड़ों अरबों रुपए का फंड है ये, और ये किस तरीके से एक ताकतवर वजीर के हाथ में है। वो ताकतवर वजीर सबको सर्व करता है। उस ताकतवर वजीर के पास कितने इख्तियारात हैं ये सबको मालूम है, लेकिन जबानें बंद हो जाती हैं। मगर एक और कारनामा हो रहा है, एक और ताकतवर वजीर के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, और वो सिंध का ताकतवर वजीर है जिया लंजार। जिया लंजार वजीर दाखिला है, और मेरे पास अब ये इतलात आ रही हैं कि मोरो में जो फायरिंग का वाकया रोनुमा हुआ था, सिंध की कौम परस्त जमातों ने एक बाकायदा अलायंस के साथ ये तय किया है कि मोरो में एक बार फिर बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा जिया लंजार के खिलाफ करने की तैयारियां जारी हैं, और वो फाइनल शक्ल में आने वाला है। ये एक बड़ा मामला मैं आपको बता रहा हूं जो आगे चलकर बड़ी ही अहम खबर के तौर पर बनेगा, और सिंध की सियासत के हवाले से एक बड़ी तब्दीली के तौर पर आगे देखा जाएगा। आइंदा दिनों के अंदर ये मार्च सिंध के अंदर होने वाला है। अब आइए एक और खबर की तरफ। बड़ी बड़ी खबरें आपको दूंगा, बड़े बड़े मामलात, बड़े बड़े फार्मूले आपको दूंगा। आपको इस वक्त जश्न आज़ादी की जो तमाम प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और जो सिर्फ गवर्नर हाउस के अंदर हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चंद जगहों पर अपने प्रोग्राम्स कर रही है, एक ताज़ा इतलात यह मौसूल हुई है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब पिछले दिनों कराची में एक आध दिन के लिए मौजूद थे, और मौजूद होने के बावजूद भी उन्होंने गवर्नर हाउस की तरफ देखना गवारा नहीं किया, जबकि इस वक्त MKN की तकरीबन लीडरशिप वहां पर जा रही है। और जाहिर है मुस्तफ़ा कमाल साहब के सेकंड हैंड यानी कि अनीस कायम खानी साहब का भी आना जाने का सारा सिलसिला रहा है, लेकिन अब मामलात ये हुए हैं कि वहां पर जाने से इज्तनाब बढ़ता जा रहा है। आइंदा दिनों के अंदर क्या मामलात में तब्दीलियां रोनुमा होने वाली है, मैं आपको इशारतन बता रहा हूं। आइंदा दिनों के अंदर आप देखेंगे कि क्या मामलात और किस तरीके के मामलात सामने आएंगे। एक और खबर, बड़ी खबर थी, मैंने आपको खबर दी थी असलम भाई की, और असलम भाई के हवाले से मैंने कहा था कि बड़ा मशहूर किरदार रहा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा था जरा फिर सुनवाता हूं, और अब इस कहानी को मैं आगे लेके चलता हूं। हम तो 3 भाइयों को जानते हैं, एक अल्ताफ भाई, एक मुशर्रफ भाई और तीसरे असलम भाई। असलम भाई का इंतकाल आज से 4 साल पहले हो गया, और ये असलम भाई बड़ा एक अहम किरदार समझे जाते हैं। मुख्तलिफ फिल्मों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर ये काम भी कर चुके हैं, दीगर बड़ा भी इनका बड़ा असर रसूख रहा है। उनके बेटे हैं हुसैन असलम भट्टी, उनका नाम है हुसैन असलम भट्टी। जो बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूँ, जरा इस खबर को सुनिएगा और समझिएगा। हुसैन असलम भट्टी को 5 माह पहले सिंध हुकूमत ने अपना मुशीर मुकर्रर किया, यानी कि उन्हें एक ज़ाहिर डेजिग्नेशन दे दिया गया। मगर हमारी इतलात यह है, मैं और आपको मालूम है वज़ीर आला सिंध के पास कितने महकमे हैं, जो मुशीरान बनाए गए उनमें से कई को अभी तक डेजिग्नेशन नहीं दिया गया, यानी कि इसमें बड़ी खबर छुपी हुई है, और बड़ी खबर के साथ मैं आपको आगे लेके चलूँगा। इसमें जो इस वक्त ये हुसैन असलम भट्टी साहब हैं, इनका ताल्लुक ज़ाहिर बाबा भट्ट से, इन्हें अभी तक कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। प्रोटोकॉल डेजिग्नेशन तो दे दिया गया, लेकिन कोई इन्हें अभी तक कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया गया। हमने इस हवाले से सिंध हुकूमत से रब्ता किया, और हमने इस बात को जानने की कोशिश की कि जनाब आपके पास जब मुशीरान मौजूद हैं तो अभी तक आप जो उनको अपने वज़ीर आला सिंध अपना बोझ किसी और तरफ क्यों नहीं डालते। बहुत सारे वज़ीरों के पास कई मिनिस्ट्रियाँ हैं, तो ये मिनिस्ट्रियाँ जो है वो कुछ इस तरफ दें, और वज़ीर आला सिंध के पास तो खुद 17 महकमे, तो उन 17 महकमे को दें किसी तरफ ताकि वो बोझ हल्का। और अगर मुशीर मुकर्रर ही किया है तो फिर आप उनको कुछ ना कुछ तो डिपार्टमेंट देते हैं ना, तो अभी तक आपने डिपार्टमेंट क्यों नहीं दिया है। तो उस पर जो जवाब आया है ना वो बड़ा हैरत अंगेज़ है। मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ हुसैन असलम भट्टी साहब से, ताकि वो जवाब जो मुझे उधर से आया है वो मैं जवाब ज़रा पहले उनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ कि क्या मामलात हैं, फिर उसके बाद मैं इसे खबर के अंदर डालूंगा कि इस मामले की खबर की फिर मैं मज़ीद तफसीलात दूंगा। मैं खबर की तरफ जा रहा हूँ, ये बड़ी खबर है और आप इसे हल्का मत समझिएगा। आपको अगर अंदाज़ा हो जाए तो फिर इस खबर को ज़रा सा आप देखिएगा कि ये खबर जाएगी किस तरफ, क्योंकि अभी हुसैन असलम भट्टी साहब की तबीयत कुछ नासाज है, तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम वज़रा यानी कि वज़ीर आला सिंध से लेकर शर्जील इनाम नेमन से लेकर तमाम वज़ीर वहाँ पर पहुँचे, MKN की पूरी क़यादत वहाँ पर पहुँची, दावत इस्लामी की पूरी क़यादत पहुँची। तो मैं तो उस खबर के इंतज़ार में हूँ, और मैं इस खबर को हम छोड़ेंगे नहीं, खबर हम आगे लेकर चलेंगे। लेकिन मैं ज़रा सा जैसे ही मेरे पास दूसरी तरफ का ओपिनियन आ जाता है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने जो मुझे जवाब दिया है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब है, तो इस जवाब को मैं चाह रहा हूँ कि इस जवाब का काउंटर आर्ग्यूमेंट जब तक आपके पास नहीं होगा, ये बड़ी खबर के तौर पर मैं आपको बताऊँगा कि ये जवाब सिंध हुकूमत के एक बड़े वज़ीर ने मुझे क्या दिया,
और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आप महकमे कुछ कम कीजिए, जब मुशीरान आपने रखे हुए हैं तो उनको दीजिए, तो दूसरी तरफ से क्या जवाब आया है। और फिर पहले मैं उधर से कंफर्मेशन करूंगा, फिर आपको खबर दूंगा। ये बड़ी खबर है, आइंदा दिनों के अंदर आप इसको बड़ा चलता हुआ देखेंगे। 50 करोड़ रुपए की ऑफर किसको दी गई है? बैरिस्टर गौहर साहब ने ऑफर किया है, दावा किया है कि 50 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है एक एक एमएनए और एमपीए को। अब ये 50 करोड़ की ऑफर किसने की है, ये बात भी बहुत ज्यादा अहम है। मैंने अपना एक पिछला प्रोग्राम किया था, उसमें जरा देखिएगा कि एक एमक्यूएम की एमएनए का लाहौर में कत्ल हुआ था, ताहिरा आसिफ का। जिस दिन ये कत्ल हुआ था 19 जून सन 2014 को, वो पूरी डॉक्यूमेंट्री आप देखिएगा। उसके अंदर उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि मुझे मालूम है इस कत्ल के पीछे 2 सियासतदान और एक पुलिस एहलकार मौजूद है, मैं उसका नाम बताने वाला हूं। आज तक उनका नाम नहीं पता चल सका, और इमरान खान साहब से लेकर एमक्यूएम से लेकर तमाम लोगों ने आज तक उन सब का नाम नहीं बताएं कि आखिर इस कत्ल के पीछे कौन थे। वो पूरी मैंने स्टोरी की है, आज लगाई थी मैंने, देख लीजिएगा उसे। फिर उसमें कुछ और पेशरफ्त हुई है, उसी पेशरफ्त की वजह से वो कहानी मैंने आगे लगाई है, ज़रूर देखिएगा। याद दीजिए, अल्लाह ने के बाद।